बताइए 70 साल से आज तक कभी ऐसे बवाल हुए थे जो ये कह रहे हैं कि आज हिंदू खतरे में? यार हिंदू कम हो गए क्या पहले से? आज तक कभी सुना भी नहीं था कि सारे त्योहार सब लोग मिलजुल करके मनाते थे। इनके आने से हर त्योहार तो दो दो हो गए। दिवाली दो, होली दो, रक्षाबंधन दो, 12 बजे के बाद ये होगा, 13 बजे के बाद ये होगा। इन्होंने तो ऐसा भ्रम फैला दिया लोगों के बीच में कि देश का बेड़ा गर्क कर दिया। देश को संभालने के लिए ना दोबारा कांग्रेस को आना पड़ेगा। आज 12 साल सरकार को हो गए और केजरीवाल को गए हुए भी 1.5 साल हो गया। एक आदमी भी कांग्रेस का बता तो जेल में गया हो? जेल में तो नहीं गया, तो धमकी जाके भारतीय जनता पार्टी में जरूर चला गया। राजनीति तरह से करो। शीला दीक्षित ने करी थी, जहां से निकलती थी पता चलता था कि कोई मुख्यमंत्री निकल रही है, और इतनी स्ट्रॉन्ग थी जैसे इंदिरा गांधी जी थी। हमारी रेखा गुप्ता ऐसी, वो कहते हैं ना जोकर, ऐसी जोकरानी निकली कि कूड़े के ढेर पे जा रही, कह रही कूड़े को कहते अब तो तुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। वो ये कोई कुछ खोटी वाला खड़ा है जो तेरे को बोलने से सुन के चला जाएगा है? या प्रदूषण धुएं को तो अब तो तेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा। अरे क्या मजाक उड़ा रहे हो तुम? राजनीति कर रहे हो या मदारी बना दिखा रहे हो? यहाँ पर नंबर हो तो नंबर दिए जाएं, ये मदारी हैं, झूठे हैं। नमस्कार। आज हमारे बीच करोल बाग जिला के कांग्रेस अध्यक्ष श्री महेंद्र भास्कर जी हैं। दिल्ली में एक समय था जब कांग्रेस की बहुत अच्छी पकड़ थी, बहुत अच्छा काम भी किया शीला दीक्षित जी ने, सब कुछ रहा, लेकिन धीरे धीरे काफी कुछ उतार चढ़ाव इस पार्टी में आए। बीच में केजरीवाल जी आ गए। इन सब मुद्दों पर मैं भास्कर जी से अनुरोध करूंगा कि वे थोड़ा उस पर प्रकाश डालें, और उससे पहले वे अपना एक परिचय हमारे दर्शकों के लिए दें। नमस्कार भास्कर जी। नमस्कार, मैं महेंद्र भास्कर। जिस जगह पर आप आए हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की धरोहर है। मैं पिछले 25 सालों से यहाँ पे कार्य कर रहा हूँ जी, समाज सेवा के रूप में। पहले मेरे फादर हुआ करते थे, उनकी डेथ हो गई, फिर हमने संभाला इसको। तब से हम भी समाज सेवा में तत्पर लगे हुए हैं और कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं जी। पिछले 40-42 सालों से हम कांग्रेस की सेवा में लगे। विभिन्न पदों पर रहते हुए हमने कांग्रेस पार्टी के अंदर कार्यकर्ता की तरह आज भी हम कार्य कर रहे हैं। जिस कार्य को देखते हुए पार्टी ने आज में मान सम्मान तो पहले भी दिया था, हमें टिकट भी दिया, 2017 में कॉर्पोरेशन का चुनाव भी लड़े हम जी। और अब हमारे को 31 अक्टूबर 2025 को जिला अध्यक्ष की उपाधि भी दी। हमारे कार्य को देखते हुए पार्टी ने कुछ सोचा समझा, विचार किया, तो हमें जिला अध्यक्ष बनाएगा। जी। तो आपके जो फादर भी कांग्रेस में रहे हैं जी, तो उनके पास दिल्ली में क्या जिम्मेदारियां रही या नेशनल स्तर पर थी? नहीं, वो सामाजिक कार्यकर्ता थे जी। और कांग्रेस से जुड़े हुए थे, पर उन्होंने कभी, क्योंकि वो सरकारी नौकर, अच्छा अच्छा। तो उन्होंने कभी ये पद की लालसा नहीं रखी और ना पद लिया, क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो राजनीति में प्रवेश नहीं करते। लेकिन उन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया। कांग्रेस के लिए, क्योंकि इंदिरा जी के साथ भी, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर की जो जयंती है 14 अप्रैल को मनाई जाती है पार्लियामेंट संसद भवन के अंदर। पहले हमारे फादर के टाइम स्टेज भी लगता था जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब स्टेज पे बैठा करते थे। हमारे फादर भी उस स्टेज को संभालते थे। पार्लियामेंट के अंदर स्पीच भी होती थी। आप जैसे पुराने कांग्रेसी, मजबूत कांग्रेसी कह सकता हूं, के कंधों पर कांग्रेस का जिम्मा रहा, ऐसे आपके जैसे और भी कई कर्मठ लोग हैं कांग्रेस में। लेकिन हमने देखा कि शीला दीक्षित के बाद से कांग्रेस का काफी कुछ बैक वो रहा, और
उसके बाद जब से केजरीवाल आया, सरकार आई आम आदमी पार्टी की, तो आप क्या मानते हैं कि आप बीजेपी को अपना वो मानते हैं कि भाई उन्होंने आपका वोट खत्म किया, या केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने किया? सही मायने में तो बीजेपी इतनी पिछड़ी हुई पार्टी थी कांग्रेस पार्टी से, उनका कोई पहलू नहीं था। ये तो आदरणीय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये बहुत अच्छे आदमी थे, अडवाणी जी तो, पर पार्टी को बनाने वाले भी यही दो लोग थे जिनको आज वो नहीं दिखते हैं। आज वो एक तो शुरुआत हो गया और एक को इन्होंने धराशायी पे लगा दिया। आज की राजनीति आप देख रहे हैं कितनी सड़कों पर, देश में विदेश में कहीं भी हमारे नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, कहते हैं भारत विश्व गुरु बन गया, पर ये नहीं मालूम कि उनकी आलोचना कितनी होती है। आज की मीडिया इतनी बिक गई है कि वो आलोचनाओं को ना दिखा के सिर्फ मोदी मोदी का गुण गाती है, जिससे कि जो जनता में दिखेगा वही बिकेगा। तो ये जो वहाँ पर होता है, यदि होर्डिंग टूडिंग सब होता है, पर ये मीडिया बिल्कुल भी उनके प्रचार नहीं। और ये जो आप केजरीवाल की बात करेंगे, केजरीवाल भी भारतीय जनता पार्टी की उपज है। क्योंकि 15 साल तक स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी ने जो कार्य किए दिल्ली के अंदर, वो बताने लायक है ही नहीं। वो देखने लायक है, दिखते हैं। जो लोगों को दिखता है उनको ये हजम नहीं हो रहा था कि इतना कार्य, और जाते जाते भी जो कॉमनवेल्थ गेम कराए थे, इन्होंने कहा था कि इतना घोटाला किया है उसके अंदर कि हम आने वाले समय के अंदर इन सबको जेल में डालेंगे। इनका बस नहीं चला। इन्होंने अपनी एनजीओ जितनी भी इनकी बनी हुई है, आज की डेट में आप देख रहे हैं आरएसएस की कितनी शाखाएं हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई, इन्होंने सारी अपनी एनजीओ और शाखाएं केजरीवाल के पीछे लगा दी। केजरीवाल एक सरकारी कर्मचारी तो था, वो कोई धार्मिक या राजनीतिक या कोई समाज सेवी ऐसा तो नहीं था जिसके बाद ये हजारों की संख्या में रामलीला ग्राउंड में लोग आ जाते हैं, या कोई इतना धनबन का आदमी था। ये सब पीछे से भारतीय जनता पार्टी ने इसको उकसाया, इसको आगे लाए। जितनी भी इनकी एनजीओ थी, आरएसएस की संघ की जितनी भी, सब रामलीला ग्राउंड में इन्होंने लगा दी। एक वो बाबा थे अन्ना हजारे, उनको पकड़ लाए, उनको बैठा दिया अनशन के ऊपर, और जितना फाइनेंस का काम था सारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया। गरीब लोगों को इतना लालच दे दिया गया वहाँ पे, मतलब कि लोगों के जो बाद में सत्ता में आने के बाद भी जो केजरीवाल ने करा, वो स्टार्टिंग इन्होंने करवाई थी भारतीय जनता पार्टी में, कि ट्रक भर के वहाँ पे खाना बंटवाना, राशन बंटवाना। ये कौन सा देश का असूलों में लिखा हुआ है या संविधान में लिखा हुआ कि आप जनता को बेवकूफ बना करके ऐसे अपनी तरफ कीजिए उस समय के लिए। तो ऐसे समय के अंदर जिस पार्टी ने 15 साल देश के लिए और दिल्ली जैसी राजधानी के लिए इतना अच्छा काम किया, और एकदम ही उसका सुपड़ा साफ हो जाए, ये सिर्फ गरीब तबके को इन्होंने ललचाया कि हम आएंगे, इनको अंदर जेलों में डालेंगे, लोकपाल लाएंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, इधर मोदी जी हमारे शेर खान काला धन लाएंगे और कांग्रेस को अंदर जेलों में डालेंगे। बताओ, आज 12 साल सरकार को हो गए और केजरीवाल को गए हुए भी 1.5 साल हो गया। एक आदमी भी कांग्रेस का बता तो जेल में गया हो? जेल में तो नहीं गया, तो धमकी जाके भारतीय जनता पार्टी में जरूर चला गया, क्योंकि उनको इतना टॉर्चर किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि इनके पास 2 तंत्र थे, ईडी और सीबीआई। उनको घरों पर सीबीआई ईडी के चाबे डलवा के उनको इतना टॉर्चर करके हमारे जितने भी उस टाइम के केंद्रीय मंत्री थे या हमारे यंग जितने भी मिनिस्टर थे, एक एक करके सब इनकी झोली में जाके बैठ गए। तो ये जो तानाशाही की राजनीति हो रही है, ये ज़्यादा दिन चलती नहीं है कहीं भी। जैसे आज अमेरिका कर रहा है तानाशाही, एक दिन इसका भी अंत होगा। तो मैं आपकी बात से अगर सहमत होता हूं, जो कांग्रेस से टूटकर लोग गए हैं बीजेपी में, तो आपकी निगाह में वो करप्ट लोग हैं या
उच्च विचार वाले थे, जो जिनकी कांग्रेस पार्टी में नहीं चल पाई, तब उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। ऐसा एक आदमी का नाम बता दो कि वो करप्ट थे या कांग्रेस पार्टी में उनकी नहीं चल रही थी, ऐसा कौन सा शख्स था? अरविंदर सिंह लवली पहले कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए, फिर 2-4 महीने के अंदर फिर वापसी कर ली, फिर कांग्रेस ने इतना मान सम्मान दिया, दिल्ली का अध्यक्ष बनाया। और न किसी भगोड़े को एकदम ऐसी सत्ता का चीफ बनाया जाता है। कांग्रेस ऐसी पार्टी है, मान सम्मान करती है। पर ये जो विश्वासघाती लोग हैं ना, ये दल बदलू और भ्रष्टाचारी तो ये है ही है, क्योंकि इन्होंने कांग्रेस के राज में जो लूटा है ना, तो इनको ये डर सताने लगा कि आज बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों के ऊपर ईडी और सीबीआई के छापे पड़ रहे, तो कल हमारा क्या होगा? तो इसलिए जो उनकी शरण में चले गए। आज लवली जमुना पार विकास बोर्ड का एक चेयरमैन बना है। जो आदमी चेयरमैनशिप देता था लोगों को, वो आज भीख मांग करके चेयरमैनशिप पा रहा है। बना है। जो दिल्ली का बेताज बादशाह होता था, जितनी भी चेयरमैनशिप होती थी या जितने भी दिल्ली सरकार के महकमे होते थे, वो उसके हाथ से दिए जाते थे। आज वो भिखारियों की तरह यहाँ से जमुना पार विकास बोर्ड का चेयरमैन बन के बहुत खुश हो रहे हैं। जी, सही बात। हम लौटते हैं केजरीवाल की पॉलिटिक्स पर। उस पर आरोप अभी आपने भी लगाया, कुछ और भी लगे हैं कि उसने सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का नुकसान किया, चाहे दिल्ली हो या पंजाब हो, वोट कांग्रेस के ही काटे हैं। तो ये बात कहां तक सहमत है? जबकि वो कहता है कि मैं खुद कहता है केजरीवाल कि मैं बीजेपी की बी पार्टी नहीं हूं, और वो सबसे ज्यादा तो आलोचना मोदी की ही करता है। ये एक दिखावा है। ये बीजेपी की बी टीम है। ये बताइए, मैं आज आपके चैनल के सामने बैठ करके इंटरव्यू दे रहा हूं, और मैंने अगर कोई गलत काम करा हुआ है तो अभी पुलिस मेरे को लेके जाएगी, जेल में भी डालेगी। अगर मैंने काम गलत नहीं करा तो पुलिस का क्या मतलब मेरे ऑफिस के अंदर से मुझे ले जाने का? और जेल में इतना मेरे का साल एक रहा है ये कि कानून में या संविधान में लिखा है कि बगैर मतलब के तुम्हें 1 साल जेल की सजा काटनी पड़ जाए, और सजा काटने के बाद अगर तुम अपने घर आ जाते हैं और उसके बाद कोर्ट तुम्हें बरी कर देती है, तो कोर्ट से पूछा जाए ना, मेरे जो 1 साल सजा काटी है वो किस बेस के लिए काटी थी मैंने? किस बेस पे काटी थी? और तुम मेरे को आज कह रहे हो कि तुम्हारे पे तो कोई दाग ही नहीं है। दाग नहीं है तो वो 1 साल का हर्जाना कौन भरेगा? तुमने गलत काम करे थे। दिल्ली के अंदर शराबबंदी के अंदर एक शराब की बोतल के एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री दी। ये बताइए, आज दिल्ली शहर या कहीं भी लगा लो, देहातों में तो बेचारे भूखे मर रहे हैं, रोटी तक नसीब नहीं हो रही। तुम दिल्ली में फ्री में शराब दे रहे हो, फ्री में बिजली दे रहे हो, फ्री में पानी दे रहे हो। क्या आज की डेट में मिट्टी तो मिलती नहीं है। तुम लोगों को उकसा रहे हो, झूठ बोल रहे हो। अभी भी चुनाव हुए, ये भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल को जो हराया, हर गरीब तबके का आदमी वोट डालने के लिए जाता है लाइन में लग के। अगर आप कहें तो चेक कीजिए, अगर 100% वोट में है तो 60% डलता है, तो 60 में से 45% गरीब तबके का वोट होता है। जितने साहूकार और अच्छे लोग हैं सब आउट ऑफ स्टेशन या घरों से बाहर निकलते नहीं है। वो कहते हैं हमने क्या लेना है वोट डाल के लाइनों में लग करके। तब बड़ा तबका नहीं जाता, बड़ा तबका कहीं वोट डालने नहीं जाता। कभी किसी लाइन में आपने देखा है? या किसी हॉस्पिटल में बता दीजिए, किसी ये जितने भी सरकार के सरकारी हॉस्पिटल हैं, किसी भी हॉस्पिटल की लाइन में बता दीजिए, ये BL कपूर या गंगाराम जी इन्हीं में दिखेंगे आप लोगों को। तो फिर ऐसा क्या कारण रहा कि इस बार बीजेपी की सरकार बहुमत से आ गई और वही लोगों ने वोट किया जो केजरीवाल के कैडर के थे, पार्टी के वोटर थे? इस बार उन्होंने क्या इस पर भरोसा नहीं किया? भरोसा क्या किया? ये भी इतना बड़ा झूठा निकला कि जिसने अपने बच्चों की कसम खाई, भगवान बच्चे उनको देता है, संतान उनको देता है जो तपस्या करें कि भगवान से दुआ मांग करके मांगते हैं। मुझे तो लगता है इसने दुआ करके मांगे थे यार। ये झूठ से कहता है मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं सरकार से कोई फायदा नहीं लूंगा, मैं कोई बंगला नहीं लूंगा, कोई गाड़ी नहीं लूंगा, कोई शानो शौकत का कोई साजो सामान नहीं लूंगा। और जब घर से बाहर निकाला गया इसको, तो पता चला कि कितने करोड़ों का AC,
इंटीरियर वगैरह वगैरह खड़ा है। दिल्ली दिल्ली में कांग्रेस की कोई योजना है? क्योंकि बीच में अनिल चौधरी अध्यक्ष बने थे, फिर वो भी कुछ ज्यादा नहीं कर पाए। अब यादव जी आए हैं, महेंद्र यादव जी, देवेंद्र यादव जी। तो कांग्रेस अभी इतनी सक्रिय नजर नहीं आती है। उसके पीछे कोई खास वजह है या कोई इंटरनल एक योजना बन रही है कुछ? आपने बोला कि दिल्ली के अध्यक्ष अनिल जी थे, उनके टाइम में कोरोना पीक पे था। कोरोना पीक पे था। उन्होंने हजारों हजारों लोगों के लिए राशन की सुविधा और पका खाना भी जगह जगह पे भिजवाया। पर क्या करें, एक थोड़ा समय ऐसा आता है क्योंकि उस समय केजरीवाल पीक पे था जिस टाइम में वो बने थे, पर फिर भी धरने प्रदर्शन की मार्फत कुछ ना कुछ अपनी आवाज बुलंद करते रहते थे। और उनके बाद में जो देवेंद्र यादव जी आए हैं, ये तो ये इतने धाकड़ और दमदार नेता है कि आए दिन कुछ ना कुछ प्रोग्राम होते ही रहते हैं। आपने देखा होगा पिछले 22 चुनाव इलेक्शन के अंदर भी उनके समय में हुए निगम के वोट परसेंटेज भी बढ़ा, और डिसिप्लिन से सारे कार्यकर्ताओं ने जहां जहां ड्यूटी लगाई देवेंद्र जी ने, सब ने अपने समय निकाल के पूरा वहां पे काम किया, जिससे कि कांग्रेस को दोबारा से सत्ता में लाया जाए। पर एकदम सत्ता में लाने का मतलब आपको पता है, आज जो चल रहा है मशीनों का मामला, लोग खुद कहते हैं कि मैं आज चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरे घर में 25 वोट हैं, तो मुझे 25 भी नहीं मिल रहे, 15 वोट, तो मेरे घर के 10 वोट ही गायब हो रहे। क्योंकि ये जो सत्ताधारी सरकार जो बैठी है, ये मापदंड दंड हर चीज लगा सत्ता में काबिज रहने के लिए। इसको कोई जनता से कोई मतलब नहीं। आए दिन जनता सड़कों पे मर रही है, कुचल रही है, बलात्कार हो रहे हैं, एक्सीडेंट, कुछ नहीं लेना। देश का प्रधानमंत्री गूंगा बहरा सोया पड़ा है, बस मन की बात महीने में एक बार करने आ जाते हैं, वो भी अपने कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती कहते हैं मन की बात सब लोग सुनेगा, जो सुनेगा वही प्रचार करेगा। जैसे मीडिया इनकी बिकी हुई है, ऐसे कार्य करते हैं, जो ये कहते हैं वही आगे लोगों को बताते हैं। भैया अगर तुम इतने अच्छे आदमी हो, लाल किले पे भी भाषण देते हो, इंडिया गेट पे भी 26 जनवरी पे है, तुम फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? बताइए कि मैंने देश के लिए क्या कर रहा हूँ। कोई गरीब के लिए कुछ अच्छा काम खोला हो, कोई इंस्टीट्यूट खोले हो, कोई मेडिकल कॉलेज बनाए हो, या कोई हॉस्पिटल बनाया हो नया, कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो नई। ये क्या मंदिर बना दिया, लोगों को अनपढ़ कर रहे हो तुम तो। बाबा साहब ने कहा था पढ़ोगे तो उसी से आगे बढ़ोगे। अब मंदिर में जाने से क्या आदमी आगे बढ़ेगा क्या? अगर पढ़ेंगे नहीं तो नौकरी क्या करेगा आदमी? आज देश के अंदर पढ़ाई सबसे जरूरी है, जो बाबा साहब ने कहा था। आपको कहने का मतलब है कि आदमी को, लोगों को धर्म में ना उलझाकर शिक्षा की ओर तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जो ये कर रहे हैं, हजारों हजारों करोड़ रुपया मंदिरों में लगा रहे हैं, आए दिन झगड़ा कर रहे हैं मंदिर मस्जिद के चक्कर में। आपने देखा किसान आंदोलन हुआ, लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए के बैरिकेड बना दिए, जो आज तक कभी बॉर्डरों पे देखे जाते तो दिल्ली की सड़कों पे देखे गए। वो ये क्यों बताओ, कोई गलत आदमी थे जिनको ऐसी ऐसी बड़े बड़े बैरिकेड लगा के उसके अंदर कीले लगा दिए, जैसे कि बॉर्डर से कोई अंदर ना आए। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन एक चीज और भी देखा होगा आपने, मेरे जीवन का ऐसा पहला आंदोलन था जिसमें किसान धरने पर बैठे हैं, रोटी खाना पका रहे हैं। ये भी कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वहां मसाज हो रही है, बड़ी बड़ी मशीनें विदेशों से आई पड़ी हैं और हर प्रकार की सुविधा वहां मिल रही है। ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, जिन्होंने देखा है वो तो इसके बारे में बताएंगे। हम लोग तो बॉर्डर पे गए नहीं, जो हम इनके बारे में आलोचना करें, और जो दिखता है वही बिकता है। आपने देखा होगा तो तभी आप बोल रहे हैं इस बारे में जी। भाई हमें तो टीवी पे जो दिखा दिया गया कि इतने बड़े बड़े बैरिकेड लगे हुए हैं, उनके अंदर कीले निकली हुई हैं। मैं टीवी तो छोड़ो, मेरे बाहरी अम्बेडकर भवन के बाहर जाएंगे, अभी मुन्नी अखाड़े के पास भी इतने बड़े बड़े बैरिकेड पड़े हुए हैं, यहाँ भी कीले लगी हुई थी। जैसे कि यहाँ पर लोग आ रहे हैं ट्रैक्टर लेके, अरे दिल्ली में एंट्री कौन करेगा जब आपकी सुरक्षा ही इतनी तंदुरुस्त है, पुलिस इतनी मौजूदा है, तो क्यों आ रहा है यहाँ पर? कोई उड़ के तो थोड़ी नहीं आ जाएगा यहाँ पर। पर तुमने जो करा आज ये देश के खिलाफ है, जितना भी है। मणिपुर में हुआ, लड़कियों के साथ नंगा नचाया गया, नंगा घुमा रहे हैं, और अभी भी रोज यूट्यूब पे या इन पे देखते हैं हम,
अभी भी देखा गया यूपी के अंदर महिलाओं के ऊपर ऐसा डंडा बरसा रहे हैं पुलिस वाले, आज तक कभी नहीं देखा। सरेआम मार रहे हैं, सरेआम, कि क्यों खड़े हो यहाँ पे मारो। अब तो इतना अन्याय हो गया इस देश के अंदर, कानून व्यवस्था बिल्कुल जीरो है। अभी मेरे को बौद्ध महासभा की तरफ से एक इनविटेशन आया, जापान गया, 6 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मेरे को भी बुलाया गया, मेरे को भी सम्मानित किया गया। वहाँ की कानून व्यवस्था, मैंने कहा कि एक पुलिस वाला तक नहीं देखा मैंने। वहाँ पर तो इतना बढ़िया मैनेजमेंट है कि अगर कार के अंदर 4 लोग बैठे हैं ना, अगर 5वां बैठ गया तो वो पहली बात तो खुद ही डरे इतने होते हैं कि सैटेलाइट से उनका चेक हो जाएगा। सिटिंग ऑपरेशन होते साथ ही गाड़ी अपने आप आ जाती है। हमारे यहाँ देखो रेड लाइट पे पुलिस वाला खड़ा नहीं, साइड में खड़ा है सिर्फ देखने के लिए कि कौन सी गाड़ी क्रॉस हो रही है, उसको रोक के पैसा कमाना हाथ से। हमारे यहाँ का कानून जब तक सही नहीं होगा इस देश आगे नहीं बढ़ेगा। बहुत बुरा हाल है हमारे देश का। जब हम विदेशों में जाते हैं और देख करके आते हैं तो बड़ा दुख होता है अपने देश में आकर। डिसिप्लिन को लेकर मोदी जी ने कहा था मैं बुलेट ट्रेन लाऊंगा, पर हमें नसीब तो यहाँ नहीं हुई, पर हम अभी पिछली 5 तारीख को गए थे, पर बुलेट ट्रेन का लुत्फ उठा के आ गए। हमने वहाँ मोदी जी को याद किया था कि मोदी जी आपने तो नहीं उठाया, पर हम जापान में जरूर बैठ के आ गए। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार का 1 साल से ज्यादा समय हो गया है और बड़े जोर शोर से वो शुरू हुई थी। प्रदूषण को लेकर के भी, कृत्रिम वर्षा को लेकर भी उनके कुछ प्रोजेक्ट जो हैं बड़े विवादों में उलझ गए, यहां तक कि ट्रांसपोर्टेशन को भी लेकर। तो आप उनकी इस कार्य प्रणाली को 1 साल के बाद कितना नंबर देना चाहेंगे? इनके नंबर हो तो नंबर दिए जाएं। ये मदारी हैं, झूठे हैं। इतना झूठ बोल बोल करके आए थे कि गरीब महिलाओं को मैं 2500 रुपये महीना देंगे, और तो ने लालच में आकर के कि चलो यार, शीला दीक्षित के टाइम में 3000 रुपये महीने मिलते थे, चलो इन्होंने बंद करा केजरीवाल ने आकर के। तो अब हमने लोगों को ये लगा, गरीब लोगों को, कि भाई अब ये भारतीय जनता पार्टी को दो, क्योंकि 10 साल हमने इसको दे करके देख लिया, इसने कुछ नहीं करा हमारा। तो उन्होंने बेचारों ने लालच में आकर के इनको वोट दिया कि 2500 रुपये महीना आएगा, हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ेंगे, उनकी कॉपी किताब का खर्चा आएगा, और होली दिवाली पे सिलेंडर फ्री मिलेगा। रेखा गुप्ता का 1 साल हो गया, अभी तक 2500 रुपये भी नहीं आए, कोई सिलेंडर किसी को फ्री नहीं मिला। अब आप कह रहे हो प्रदूषण की बात, हमारी रेखा गुप्ता ऐसी, वो कहते हैं ना जोकर, ऐसी जोकरानी निकली कि कूड़े के ढेर पे जा रही, कह रही कूड़े को, कहती अब तो तुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। तो ये कोई कुछ खोटी वाला खड़ा है जो तेरे को बोलने से सुन के चला जाएगा है? या प्रदूषण को, प्रदूषण धुएं को, तो अब तो तेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा। अरे क्या मजाक उड़ा रहे हो तुम? राजनीति कर रहे हो या मदारी बना दिखा रहे हो? यहाँ पर राजनीति की तरह से करो। शीला दीक्षित ने करी थी, जहाँ से निकलती थी पता चलता था कि कोई मुख्यमंत्री निकल रही है, और इतनी स्ट्रांग थी। जैसे इंदिरा गांधी जी थी, वैसे इंदिरा गांधी हमारी सोनिया गांधी, ये शीला दीक्षित जी थी, जो बोल दिया वही काम होता था। एक कंट्रोवर्शियल सवाल है। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक रैली में, चुनावी रैली में, आरएसएस और बीजेपी के लिए नागनाथ और सांपनाथ का जो बयान दिया था, मुसलमानों को की रैली में कहा था कि आप नमाज छोड़ करके, अगर आपके पास सामने सांप जा रहा हो उसे भले ही छोड़ दें, लेकिन बीजेपी और आरएसएस को आप ना छोड़ें। ये बड़ा विवाद का विषय रहा। इस पर कुछ कानूनी कार्रवाई भी शुरू हो गई है। इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? कानूनी कार्रवाई तो देखो इनके हाथ में है, किसी के ऊपर भी करा सकते हैं। क्या मालूम, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, कल शायद मेरे ऊपर भी कानूनी कार्रवाई हो। अगर इस देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अगर बोलने की अगर किसी को इजाजत नहीं है तो उसका फायदा है। ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या सबको बराबरी का सम्मान, किसी एक के लिए नहीं कि हम हिंदू 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 राष्ट्र बनाएंगे। ये बताइए 70 साल से आज तक कभी ऐसे बवाल हुए थे जो ये कह रहे हैं कि आज हिंदू खतरे में? यार हिंदू कम हो गए क्या पहले से? आज तक कभी सुना भी नहीं था। सारे त्योहार सब लोग मिलजुल करके मनाते। इनके आने से हर त्योहार तो 2-2 हो गए।
दिवाली दो, होली दो, रक्षाबंधन दो, 12 बजे के बाद ये होगा, 13 बजे के बाद ये होगा। इन्होंने तो ऐसा भ्रम फैला दिया लोगों के बीच में कि देश का बेड़ा गर्क कर दिया। देश को संभालने के लिए ना दोबारा कांग्रेस को आना पड़ेगा। ओके, अगर कांग्रेस को देश को संभालने के लिए दोबारा आना पड़ेगा तो उसकी मजबूती के बारे में क्या प्लानिंग चल रही है? मजबूती के लिए देखो, लोग समझदार हैं, हाँ। वो देख रहे हैं, सड़कों पे आ गए हैं बेचारे, जिनके घरों में रोटी बनने के लिए सिलेंडर नहीं है। पहले कहते थे प्रदूषण हो रहा है, लकड़ी जलाने से, तो आज की उनको कह रहे हो कि लकड़ी जलाओ, रोटी बनाओ। पता है, चिट भी तुम्हारी और पट भी तुम्हारी। तुम्हारे पे आज लोगों को सफर कराने के लिए बस नहीं है तो कहोगे साइकिल पे आ जाओ। मतलब सब कुछ तुम्हारा ही है, तुम्हारे कहने से चलेगा देश अब। तो इसलिए गरीबों के साथ ये मजाक करना छोड़ दें। जिस दिन गरीब सड़क पे आ गया ना, तो इनको फिर 70 साल तक आने नहीं देगा इधर। मैं अपने दर्शकों की ओर से अनुरोध करूंगा कि भास्कर जी दिल्ली की जनता के लिए विशेषकर कोई अच्छा सा संदेश अपनी तरफ से दे दें। मैं दिल्ली की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, जैसा आप पिछले 11-12 सालों से देख रहे हैं कि किसकी सरकार के अंदर आप सेफ रहे, तंदुरुस्त रहे, अच्छा प्रशासन मिला, अच्छा ट्रांसपोर्ट मिला, अंदर अच्छा मेडिकल सुविधाएं मिली, या वर्तमान की सरकार से अगर संतुष्ट हैं आप कि इन्होंने आपके लिए क्या किया, तो आप अपना जो कीमती वोट आपको बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से मिला हुआ है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने महिलाओं के लिए भी संविधान के अंदर ऐसे ऐसे प्रस्ताव रखे थे जिससे आज महिलाएं देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री सब ओहदे पे आदमियों के, पुरुषों के बराबर बैठती। ये सब बाबा साहब की देन है। आज ये जो महिलाओं के ऊपर आरक्षण 33% का चल रहा है, तो हम चाहते हैं कि इस 33% का जो महिलाओं का कोटा है उसके अंदर भी कोटा होना चाहिए SC ST OBC का, क्योंकि हमारे लोग गरीब होते हैं, ज़्यादा पढ़ नहीं पाते हैं। इन्होंने ऐसा कानून बना के ले आए हैं कि ये सक्षम लोग हैं, इनके बच्चे तो सबके फॉरेन कंट्रियों में पढ़ते हैं, हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तो आगे बढ़ेंगे कैसे? तो इसलिए हमारी इनसे ये भी मांगे, इसके अंदर भी आरक्षण के अंदर भी आरक्षण होना चाहिए। हम दिल्ली की जनता से यही कहते हैं कि आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है, और आरक्षण के लिए हम सब लोग, दिल्ली के लोग या पूरे भारत के लोग, इनके खिलाफ। बहुत बहुत धन्यवाद भास्कर जी आपका, आपने बहुत अच्छा संदेश दिया। वाकई ये अंबेडकर के ही विचार थे। हालांकि कहा जाता है कि मोदी जी भी उन्हीं के विचारों पर सहमत होकर काफी कुछ काम में आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो महिला वंदन अधिनियम आया है, इसमें एक महिलाओं के, देश की महिलाओं के लिए खुशी की लहर है। लेकिन भास्कर जी के मुताबिक इसमें भी दलितों, पिछड़ों का ध्यान रखा जाए ताकि उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले। जब यह कहा जाता है कि एक महिला पढ़ेगी तो 100 बच्चों को या 50 बच्चों को वो पढ़ाएगी, या कम से कम घर को शिक्षित करेगी या अपने बच्चों को शिक्षित करेगी, तो अगर पिछड़ी और दलित महिलाओं को राजनीति में आने का एक अवसर मिलता है इस मौके, इस तरीके से, तो देश की राजनीति में भी काफी कुछ सुधार आने की उम्मीद है। इसी के साथ ही हम यहां समाप्त करते हैं। धन्यवाद।